स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में एक बार रिवाइज कर दूं मैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था भारतीय कृषि जो है, पता है अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। और हमने भारतीय कृषि के अंतर्गत भारतीय कृषि ऋतुएं पढ़ी है। इसके अलावा हमने कृषि फसलें पढ़ी है, कौन कौन सी फसलें हैं, और इन फसलों के अंतर्गत हमने खाद्यान्न, इसमें कोर्स में हमने गेहूं, चावल और मक्का पढ़ा। साथ ही हमने इसमें अगला जो कृषि फसलें, अगली कृषि फसलें जैसे दलहन है, वो दलहन हमने पढ़ी है। आज हम इस क्लास में जो भारतीय कृषि है उसमें जो कृषि फसलें हैं उसके दौरान हम नेक्स्ट व्यापारिक या नकदी फसलें पढ़ेंगे। तो व्यापारिक या नकदी फसलें, एक नाम और आता है इसका मुद्रा दायनी। तो व्यापारिक या नकदी फसलें या मुद्रा दायनी फसलें क्या होती है? तो सीधी सी बात है, ऐसी फसलें जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है या व्यापार करना है। आप बोलोगे भाई गेहूं है, चावल है, क्या उनसे पैसा नहीं आता क्या? तो उनका उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न है। हम उसको क्या करते हैं? भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं। जब वो एक्स्ट्रा होता है उत्पादन तो हम क्या करते हैं? बाजार में बेचते हैं। लेकिन इन फसलों का जो संबंध है वो खाद्यान्न से नहीं है। इन फसलों का संबंध केवल किससे है? व्यापार से है। ऐसी फसलों में वो फसलें आती हैं जो उद्योग है, जो कृषिगत उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। उन उद्योगों में वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे गन्ना है, जूट है, कपास है, ये फसलें हैं वो कैसी है? मुद्रादायनी फसलें हैं। आज हम इन्हीं मुद्रादायनी फसलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहली फसल गन्ना। तो विद्यार्थियों, गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। पहली बात कौन सी है? उष्णकटिबंधीय फसल है। यानी गन्ना एक ऐनवर्ती पौधा है जो लगभग, ऐनवर्ती का मतलब है जो अपने अक्षांश स्थिति के दौरान 13.5 डिग्री उत्तरी और 13.5 डिग्री दक्षिणी जो ऐन रेखा है, जहां पे सूर्य है, वो 21 जून 22 दिसंबर को सीधा गिरता है। और पृथ्वी के झुकाव के कारण इनका निर्माण हुआ है, इन ऐनवर्ती रेखाओं का निर्माण हुआ है। और इन ऐनवर्ती रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है वहां पे ताप सर्वाधिक होता है। और ताप अधिकता के कारण ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा उष्णकटिबंधीय पौधा है जहाँ पे ताप अधिकता की आवश्यकता है। और यह जो गन्ना है वो एक पेय पदार्थ है।
यानी गन्ने से जो रस है उसको हम पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब जो गन्ना जो हमारा है उसके उत्पादन की बात करें तो भारत है वो इसके उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो पहला कौन है? तो पहला ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। यानी भारत जो है ब्राजील के बाद गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और अब इसकी आवश्यक उत्पादन दशाओं की बात करें, भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है? जिन दशाओं में गन्ना उत्पादित होता है, तो पहली दशा है तापमान। तापमान की मैं बात करूं तो गन्ना जहां उत्पादन होता है वहां तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 15 डिग्री से 30 डिग्री होना चाहिए। और जहां गन्ना उत्पादित होता है तो कई कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां 35 डिग्री से अधिक तापमान में भी गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आदर्श दशाएं देखें तो गन्ने की 15 से 30 है और 15 डिग्री से कम और अधिकतम 40 से ज्यादा। ये दो स्थितियां ऐसी है कि गन्ना उत्पादित नहीं होगा। गन्ने के उत्पादन के लिए क्या है? ये हानिकारक है। दूसरी बात, जो गन्ना उत्पादन करते हैं उस क्षेत्र में जो भाग है वो कैसा होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए। पाला नहीं होना चाहिए। पाला क्या करता है? गन्ने की खेती है उसके लिए ये पाला हानिकारक है। क्योंकि गन्ना भारतीय मूल का है और कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। भारतीय मूल और उष्णकटिबंधीय है। साथ ही साथ जो बांस की प्रजाति का ही क्या है? पौधा है। अब बात करूं मैं आगे तापमान के बाद वर्षा की, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा की। अगर कम होती है तो क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। धरातल की बात करें तो धरातल कैसा चाहिए? समतल चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो चिकनी, दोमट मृदा या नाइट्रोजन युक्त या जीवाश्म युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। पांचवी बात करूं मैं श्रम शक्ति की, तो इसमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो गन्ने के लिए तापमान 15 से 30, वर्षा 100 से 200, धरातल कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। मिट्टी जो है वो चिकनी मृदा, चिकनी दोमट मृदा या नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म मृदा की आवश्यकता है। श्रम शक्ति की बात करूं मैं, श्रम शक्ति के अंदर सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया गन्ना कैसा उष्णकटिबंधीय पौधा है, भारतीय मूल का है, बांस किस्म का है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन की, उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र की बात में करूं तो गन्ना जो है वह उष्णकटिबंधीय पौधा है और भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनकी स्थिति के कारण गन्ना उत्पादित होता है। लेकिन हम बात करें जो भारत देश है, भारत के अंदर
भारत देश के अंतर्गत हम बात करें तो भारत देश के अंतर्गत बात करें तो ये तटवर्ती स्थिति है, तटीय क्षेत्र की स्थिति है। ये गन्ने की उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपका 60% जो गन्ना है वो आपके कौन से भाग में होता है, उत्तरी भाग में होता है, जहां हालांकि स्थिति अच्छी है, लेकिन सर्वाधिक अच्छी स्थिति जो रस के लिए जो कौन सी है, समुद्र तटीय जलवायु है, जो गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर गन्ने का उत्पादन उत्तरी भारत की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगर यहाँ गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो तो जो भारत का गन्ना है वो काफी कुछ मात्रा में इसमें क्या मिलेगा, हमें गुणवत्ता मिलेगी, और यहाँ जो गन्ना है उसमें गुणवत्ता अपेक्षाकृत क्या है, कम है। तो उत्पादन क्षेत्रों में उत्तरी भारत जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वर्तमान में। जबकि अनुकूलता की बात करें तो कहाँ पर है, दक्षिणी भारत में। रीजन एक ही है, समुद्र तटीय जलवायु, ठीक है। और क्या इसके बावजूद भी लगभग 60% जो गन्ना है वो कहाँ उत्पादित होता है, उत्तरी भारत में। अब उत्तरी भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने का पहला उत्पादक राज्य है, जो लगभग 40% से भी ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करें तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है ना वो आपके दो क्षेत्रों में होता है। देखो उत्तर प्रदेश बिहार, ये एक तो आपके आ गया गंगा यमुना का दोआब, ये गंगा यमुना का दोआब, और इसके बाद में आ गई ये तराई प्रदेश। तो बिहार देख लो या यूपी देख लो, दोनों में एक तो तराई प्रदेश है या आपके गन्ना होता है दोआब प्रदेश में, तराई और दोआब। महाराष्ट्र है वो दूसरा उत्पादक राज्य है। तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात में करूं तो तमिलनाडु जो राज्य है उसका एक नगर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर नगर को जहां पर गन्ना अनुसंधान या प्रजनन केंद्र, गन्ना अनुसंधान या प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर, कोयम्बटूर। ये वही कोयम्बटूर है, आपने पढ़ा हो कि यहाँ पे सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं, जहाँ पे सूत काटा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में भी उत्पन्न होता है। एक बार मैप में देख लेते हैं तो यूपी, आपका बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, ये आपके प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, गंगानगर,
होता है, गन्ने का उत्पादन होता है, जिसमें कोटा, बूंदी, ये दक्षिण के जिले आगे, उदयपुर, भीलवाड़ा और आपके चित्तौड़गढ़ और गंगानगर आपका, कुछ हनुमानगढ़ में भी क्या है, गन्ने का उत्पादन होता है। तो गन्ना है, उसमें उत्पादन में पहले में कौन आया, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र विश्व के अंदर देखें तो वो भारत का दूसरा स्थान है। इसमें कर्नाटक आया, तमिलनाडु में क्या है, कोयम्बटूर क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, राजस्थान में कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और गंगानगर, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? गन्ने के बाद समझ में आ गया ना? गन्ने के बाद नेक्स्ट फसल है वो है कपास। कपास जो है, कपास उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है। गन्ने की तरह कपास जो है वह भी भारतीय मूल का पौधा है, भारतीय मूल का पौधा है। कपास जो है वो भारतीय मूल का पौधा है और इसका प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। गन्ने की तरह गन्ने का प्रमाण भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और कपास का प्रमाण भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कपास की हम वर्तमान उत्पादन की बात कर रहे हैं तो भारत में जब विभाजन हुआ था, तो विभाजन से पहले ये हमारे एरिए, जो ये राजस्थान की सीमा है, इससे सटे हुए पाकिस्तान के एरिए जो 1947 में पाकिस्तान में चले गए, वह अधिकांश भाग, वहाँ पर अधिकांश भाग किसका, कपास उत्पादक क्षेत्र, जो अच्छी कपास उत्पादन करने वाले थे, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। सेम पोजीशन जूट पड़ेंगे अभी, सेम पोजीशन जूट में हुई कि यहाँ पर ये अपना बांग्लादेश बोल दो या पूर्वी पाकिस्तान बोल दो, यहाँ पर आके इस पूरे एरिया में जूट होती है। पश्चिम बंगाल हमारा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये जूट के क्षेत्र भी कहाँ चले गए, बांग्लादेश में, और इधर कपास के क्षेत्र कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। तो विभाजन के दौरान भारत के कपास को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कपास उत्पादन पे जोर दिया गया और कपास उत्पादन में भारत है वो वर्तमान में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। भारत की बात करें वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है। हम बात करें कि जो कपास है, कपास के अंतर्गत भारत में 3 मुख्य जो किस्में हैं, एक तो लंबे रेशे वाली कपास, जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं। भारत में लगभग 50% उत्पादन होता है। कुल कपास जो होती है उसमें अमेरिकन कपास कितनी, 50% उत्पादन करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद मध्यम रेशे वाली कपास, इसके अंतर्गत 40% उत्पादन होता है। इसमें आपके ये दक्षिण के सभी राज्य आ गए, एक तो आपके हरियाणा भी आ गया, गुजरात, आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये प्रमुख राज्य आ गए जहाँ पे कपास का उत्पादन है वो मध्यम रेशे वाली कपास का होता है। इसके बाद हम बात करें छोटे रेशे वाली कपास, भारतीय कपास है 10% है और भारत के अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी,
ये छोटे रेशे वाले कपास का उत्पादन किया जाता है। अब हम कपास की उत्पादन की कुछ आवश्यक दशाएं देख लेते हैं कि कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जिसके आधार पर कपास का उत्पादन हो सकता है। तो आवश्यक भौगोलिक दशाओं में तापमान, पता है उष्णकटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंध में तापमान की बात करें तो आपके 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कपास के लिए एक आदर्श दशा माना गया है, उत्तम दशा माना गया है। वैसे देखें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कपास का उत्पादन हो जाता है। और कपास उत्पादन के दौरान देखें तो 180 दिन से 200 दिन तक पाला रहित मौसम होना चाहिए। ऐसा पाला रहित मौसम होना चाहिए। वर्षा की बात करें कपास के लिए तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। अगर कम होती है तो सिंचाई की आवश्यकता है। वर्षा के बाद हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है वो कपास के लिए गहरी काली मृदा, जिसे हम कपासी मृदा बोलते हैं, जिसे हम रेगुर मृदा, क्वेश्चन आता है ये बार कि कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है या रेगुर मृदा कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी आपकी कपास। फिर बात करें धरातल की तो धरातल कैसा होना चाहिए, वैसे समतल, लेकिन ढाल इतना होना चाहिए कि पानी नहीं रुके, पूरा पानी निकल जाए। पानी रुकेगा तो कपास क्या होता है, वो पौधा है गलने के उसके क्या होते हैं चांस रहते हैं कि वो हो सकता है गल जाए, ज़्यादा पानी भरा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं श्रमिकों की तो श्रमिक सस्ते कुशल। चाय जो है, जो कपास का पौधा क्या है, एक झाड़ी होती है, झाड़ी टाइप में जो लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर होता है ऊंचा, ठीक है। अब उसमें क्या होती है, फूल लगते हैं, फूलों के अंदर फूल होते हैं ना, वैसे फूलों की डोडियां होती है, एक पौधे पे बहुत सारी डोडियां। कपास जो पौधा है एक बार लगने के बाद 3, 4, 5 वर्ष को क्या देता है, उत्पादन देता है। अब इसमें डोडियां होती है, डोडियों के अंदर होते हैं बीज को आप क्या बोलते हैं, बिनोला। काकड़ा जो होता है ना, काकड़ा, वो बिनोला। अब इसके ऊपर होता है रेशा लिपटा होता है, इस बीज के ऊपर क्या होता है, रेशा लिपटा होता है। इस रेशे को निकालते हैं, वो हम बोलते हैं रुई, वो रुई होती है, इसको निकालते हैं। और बिनोला है वो भी निकलता है। तो इसको निकालने के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिक चाहिए। जैसे चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए हमें चाहिए श्रमिक, वैसे इसमें क्या है, सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने धरातल हो गया, वर्षा, तो ये आवश्यक दशाएं किसके लिए चाहिए, हमें कपास के उत्पादन के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं उत्पादन क्षेत्रों की। उत्पादक जो राज्य है वो कौन कौन से हैं कपास के लिए। अब हम कपास के उत्पादक क्षेत्रों को देखते हैं कि जो सफेद सोना किसको कहा जाता है, कपास को। सफेद सोना कहे जाने वाले कपास के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो कुल जो उत्पादन है भारत का, उसका 60% उत्पादन केवल 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। ये
ये 4 राज्य जो ऐसे हैं वो कपास का 60% उत्पादन करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। गुजरात है वो देश का प्रथम, जो आपकी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 13-14 के अपने आर्थिक समीक्षा है। लेटेस्ट में देखें तो कौन आ रहा है? महाराष्ट्र। लेटेस्ट में देखें तो कौन आ रहा है? महाराष्ट्र 1 नंबर पे आ रहा है। वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग गुजरात। गुजरात के बाद आपके महाराष्ट्र दूसरा राज्य है। महाराष्ट्र के बाद आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना आ गया। फिर हम बात करें पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, हालांकि सिंचाई सुविधाओं के कारण पंजाब और हरियाणा दोनों ही कपास के उत्पादक क्षेत्र है, और इन दोनों की विशेष बात है कि दोनों ही प्रति हेक्टर उत्पादन में पहला स्थान है पंजाब का और दूसरा स्थान है हरियाणा का। कपास के प्रति हेक्टर उत्पादन में पहला स्थान क्या है? पंजाब। दूसरा स्थान कौन सा है? हरियाणा। इसके बाद देखें तो राजस्थान भी कपास का उत्पादक राज्य है। राजस्थान में क्या है? कपास का उत्पादक राज्य है। राजस्थान में जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, गंगानगर है। ये जिले हैं जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते हैं। इसमें हनुमानगढ़ जो जिला है वो लगभग 30% के लगभग उत्पादन करता है। मतलब अकेला राजस्थान के कुल उत्पादन का अकेला हनुमानगढ़ है वो कितना करता है? 30% के लगभग उत्पादन करता है। तो उत्पादन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश भी करता है, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, ये भी क्या है? कपास के उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन वो कैसा गौण है? मुख्य क्षेत्रों में कितने हैं? 4। पंजाब भी है, हरियाणा भी, और राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका नकदी फसल रही है वो है आपकी जूट। कौन सी रही है? जूट। जूट नाम तो सुना ही है, स्वर्णिम रेशे। कपास का देखो यहाँ पे एक चीज, जो आपका गन्ना है, गन्ने का उपयोग है वो 40% तो आपके किसमें? आपके गुड़ बनाने में, 50% चीनी बनाने में और 10% अन्य में किया जाता है। अब जो गुड़ और चीनी की बात करते हैं तो यूपी और एमपी उद्योग पड़ेंगे, सॉरी यूपी और आपके महाराष्ट्र। यूपी और महाराष्ट्र में यहाँ पे होड़ रहती है, कभी यूपी तो कभी महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादक क्षेत्र में और चीनी के उत्पादन क्षेत्र में, दोनों में यह प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। अब यूपी है, यहाँ पे तो गुड़ बनाया जाता है ज्यादा, और यहाँ पे क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। चीनी कहाँ? महाराष्ट्र, गुड़ कहाँ? आपके यूपी में। ऐसे ही हम बात करें जो कपास है, कपास का उपयोग किया जाता है किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग में, और सूती वस्त्र बनते हैं इससे। जूट का उपयोग इसमें होता है। जूट का उपयोग होता है अपनी टाट, बोरिया वगैरह होती है ना, उनके लिए किसका होता है? जूट का उपयोग। स्वर्णिम रेशा या स्वर्ण रेशा, सोने का रेशा किसे बोलते हैं? जूट को। सफेद सोना किसे बोलते हैं? कपास को। तो स्वर्ण रेशा कहे जाने वाले जूट के हम बात करें तो वही सेम स्थिति मैंने बताई थी कि जो कपास में वही जूट में हुई। जूट भी हमारे भारतीय मूल का पौधा है, और यहाँ पर
ये जो कपास के क्षेत्र चले गए थे इसमें और जूट के क्षेत्र चले गए इसमें। जूट का उपयोग टाट या बोरियां बनाने के लिए किया जाता है। जूट जो है वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जिसके तने का उपयोग कागज या कागज की लूदी बनाने के लिए या बुनाई के लिए या रेशे बनाने के लिए किया जाता है। तो जूट जो है उसके लिए हम आवश्यक दशाओं की बात करें तो आवश्यक दशाओं में हम तापमान की बात करें तो तापमान चाहिए जूट के लिए 24 डिग्री से लगभग 35 डिग्री तक तो तापमान की आवश्यकता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता है। मृदा की बात करें तो मृदा इसके लिए बलुई जूट है। जूट के लिए जो मृदा है वो कैसी है? बलुई और चीका दोमट मृदा इसके लिए आवश्यक है जूट के लिए। देखो जूट के लिए हम बात करें जो नदियाँ जाती है कोक मिट्टी जमा करती है और कोक मिट्टी जो जमा करती है वो नवीनतम जलोढ़ कोक मिट्टी जो है वो जूट के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर इसके अंतर्गत हम देखें तो जल, ये जूट है, वर्षा जल तो है ही है लेकिन जूट के लिए जो स्वच्छ जल है उसकी आवश्यकता है जूट को धोने के लिए और इसको गीला करने के लिए। जब उसे बनाते ना तो उसको धोने के साथ साथ उसको गीला भी करते हैं। कौन से जल में? स्वच्छ जल में। तो इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता है। श्रमिकों की बात करें तो सस्ते श्रमिकों की जूट उत्पादन के लिए सस्ते श्रमिक जो है जो इसको गीला भी करेंगे धोएंगे भी, इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता। जैसे बनाने के लिए किसी सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता भी है। अब मैं बात करूं कि जो जूट है उसका उत्पादन कौन कौन से प्रदेशों में होता है। तो जूट के उत्पादन की बात करें तो विश्व में जूट जो है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, पहला स्थान है। उसके बाद में बात करूं कि जो जूट है उसके उत्पादन में भी आपके देखें तो पश्चिमी बंगाल विश्व का लगभग 60% से ज्यादा जूट है भारत उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल है भारत का लगभग 60% से भी ज्यादा जूट कौन उत्पादन करता है? पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य है। जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो आपके त्रिपुरा, असम, बिहार, झारखंड, यूपी, आंध्रा, ये क्या है आपके जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मतलब मेन कौन आ गया? पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा भी है, असम भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है। ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो विद्यार्थियों हमने आज पढ़ा व्यापारिक या नकदी फसलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके कोर्स में रह गई तिलहन और कृषि की समस्याएं ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।